नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी भाषा एवं संस्कृति को हमने प्रारंभ किया था। जो कि सेशन जो फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत जितने भी सेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं 4 सब्जेक्ट के विशेष करके, वो सभी सिर्फ बीए के लिए ही नहीं बल्कि जितना बीए के लिए आवश्यक है उतना ही बीकॉम और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उतने ही आवश्यक और महत्वपूर्ण होंगे जितने बीए फर्स्ट ईयर के लिए है। ठीक है ना। तो इसी कहानी को दोस्तों कंटिन्यू करते हुए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके भाग 3 पर, भाषा एवं संस्कृति के भाग 3, माफ कीजिएगा भाग 6, मतलब कि लेक्चर नंबर 6 आज हम देने जा रहे हैं। इससे पहले 5 सेशन इस पर हो चुके हैं निरंतर रूप से, और आप सभी अच्छे से जानते हैं। अगर आप हमको कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो हम जो भी सब्जेक्ट यहां पर लेके आते हैं ना, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं, सभी विषय पर पूरे विस्तार पूर्वक सेशन लेते हैं और जो है टॉपिक वाइज टॉपिक हम पढ़ाते हैं। कोई भी टॉपिक आपको बीच में स्किप नहीं किया जाता है आपके लिए। ठीक है ना। तो उसी क्रम में आज हिंदी भाषा एवं संस्कृति वाले सब्जेक्ट के अंतर्गत दोस्तों लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शरद जोशी जी के द्वारा लिखित व्यंग जीप पर सवार इल्लियों वाले इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की, जैसा कि आपके एग्जाम में आते भी हैं। आज से मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं। अभी तक के जो सेशन हुए हमारे, उसमें हमने लघुत्तरी प्रकृति के और दीर्घ लघुत्तरी प्रकृति के प्रश्न उत्तरों पर भी डिस्कस किया था, लेकिन मैक्सिमम कमेंट या कहें कि लगभग सभी स्टूडेंट्स ने एक ही कमेंट किया कि सर फाउंडेशन में सिर्फ वस्तुनिष्ठ अर्थात कि एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो कृपया करके सिर्फ वही प्रोवाइड कीजिए, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है ना। तो आप लोगों की कमेंट के कारण ही दोस्तों मैं अब आप लोगों को पहले कहानी को एक्सप्लेन करूंगा, कहानी समझाऊंगा, परिचय होगा लेखक या कवि का जो भी परिचय होगा उसको समझाऊंगा। उसके तुरंत बाद में एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, तो एक ही सेशन में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाया करेगा आगे से। ठीक है ना। लेकिन इस सब के अलावा अगर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें से अगर एक स्टूडेंट के सिलेबस में या यूनिवर्सिटी में अगर दीर्घ प्रकृति के या लघुत्तरी प्रकृति के भी प्रश्न पूछे जाते हो, तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर से या कहें कि अलग से सेशन उन बच्चों के लिए भी लेने के लिए तैयार हूं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे जीप पर सवार इल्लियों वाली इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हो सकते हैं। नए स्टूडेंट जान ले, हमारे द्वारा बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट पूरे विस्तार से टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, जिनके नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की। आज का सेशन है हिंदी जो भाषा संस्कृति वाले में ऑब्जेक्टिव में, और इकाई 1 के अंतर्गत इकाई 1 में हम बात कर रहे हैं टॉपिक 3 पर। ठीक है ना। टॉपिक 3 पर अर्थात कि इस सेशन के बाद में फर्स्ट यूनिट अर्थात की इकाई 1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन जीप पर सवार इल्लियां। अगर आपने इससे पहले वाला सेशन बहुत अच्छे से देखा होगा, जिसमें हमने इस पूरे व्यंग को, शरद जोशी जी के द्वारा लिखित व्यंग को पूरे विस्तार से व्यवहारिक रूप से हमने आपको एक्सप्लेन किया था, समझाया था। छोटा सा सेशन था, ज्यादा लेंथी नहीं था, उसको समझाया था। अगर आपने वो सेशन अटेंड किया है तो मैं पूरे दावे से बोल सकता हूं, जितने प्रश्न में आपको यहां पर एमसीक्यू देने वाला हूं ना, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर आप लोग ना दे पाए। पूरे दावे के साथ बोलता हूं। और जब अगर यहां पर आप आंसर देने में नहीं हिचकिचा रहे हैं, तो सोचिए एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और खट टिक मारेंगे, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने इससे पहले कहानी को अच्छे से समझ रखा है। चलिए फिर भी आपके लोगों की संतुष्टि के लिए मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं सभी क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे। चलिए, चने के क्या होते हैं? पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, या बांस होते हैं, या सभी होते हैं, या खेत होते हैं। यहां पर ये भी लिख सकते हो आप, खेत होते हैं। सभी के स्थान खेत भी लिख सकते हो आप। खेत बताइए क्या होते हैं? जैसा कि कहानी में कवि ने क्या कहा था, कवि जाकर खेतों में देखना चाहता था कि चने के पेड़ होते हैं या खेत होते हैं, है ना। तो यहां पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन है, इस कहानी पर आधारित, शरद जोशी जी के द्वारा व्यंग पर आधारित ऑप्शन आपको टिक मारना है। चने के क्या होते हैं? पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, बांस होते हैं, या सभी होते हैं, या खेत होते हैं? जल्दी बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि चने के पेड़ नहीं होते हैं भाई। चने के पेड़ किसको बोलते हैं पता ना? जंगल में जो पेड़ होते हैं उसको हम पेड़ बोलते हैं। लेकिन पौधे
है ना। प्रत्येक फसल के क्या होते हैं, पौधे होते हैं, तो चने के क्या होते हैं, पौधे होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटे अफसर ने किसान से साहब की जीप में क्या रखने को कहा था। तो छोटे अफसर ने, दो अफसर आए थे, पता है ना आपको, दो अफसर आए थे, एक छोटे अफसर और एक बड़े अधिकारी थे और एक लेखक थे साथ में, जीप में 3 लोग थे कुल मिला करके। तो छोटे अफसर ने खेत का मुआयना करने के बाद में गाड़ी में क्या रखने को कहा था किसान से। वो किसान डरा सहमा हुआ जीप में क्या रखने गया था दोस्तों, चने रखने गया था, है ना, चने रखने को कहा था, बढ़िया अच्छे हरे चने, बिना इल्ली वाले। चलिए 4 ऑप्शन थे, चना, पैसे, गेहूं या कुछ नहीं। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा आप लोगों का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चने रखने को कहा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार जीप पर कितनी इल्लियां सवार थी। लेखक ने 3 इल्लियां किसको कहा था, जो जीप में सवार थी, जिस पर टॉपिक आधारित है। टॉपिक का नाम क्या है, जीप पर सवार इल्लियां, है ना, जीप पर सवार इल्लियां। तो लेखक के अनुसार जीप पर कितनी इल्लियां सवार थी, 3 इल्लियां। कौन कौन थे 3, लेखक ने, लेखक स्वयं को, छोटे अफसर और बड़े अधिकारी, इन तीनों को इल्लियां कहा था जो चने खा रहे थे किसान के, ठीक है ना, किसान के चने खा रहे थे जीप में बैठ करके। तो ये जीप पर सवार 3 इल्लियां थी, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा, 3 इल्लियां। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लेंगे कि जीप पर सवार इल्लियां गद्य की कौन सी विधा है। गद्य की कौन सी विधा है, ये जो व्यंग है ये कौन सी विधा है गद्य की, कहानी है, उपन्यास है, व्यंग है या कविता है। ठीक है ना, बताने की आवश्यकता है क्या, नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न लेंगे, अगला प्रश्न है, इल्लियों को किसकी पुत्री बताया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको 3 बार पूछा गया आज के इसी फॉर्मेट में ही। इल्लियों को किसकी पुत्री कहा गया था, उनके विद्वान मित्र ने, लेखक के विद्वान मित्र ने पृथ्वी को क्या कहा था, इला कहा, है ना। आपको अच्छे से याद होगा, पृथ्वी को क्या कहा था, इला कहा था, कि हम पृथ्वी को इला कहते हैं। तो इससे लेखक ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी को इला कहा जा रहा है, तो इल्लिया कौन है, इल्लिया उसी इला की पुत्रियां हैं जो अपनी मां की कमाई खा रही है, ठीक है ना। तो इल्लियों को किसकी पुत्री बताया गया था, इला की, अर्थात की पृथ्वी की, है ना, इला की पुत्रियां बताया गया था, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेंगे, जीप पर सवार इल्लिया शरद जोशी की किस किताब का लेख है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो व्यंग है जीप पर सवार इल्लिया, ये शरद जोशी ने कौन सी किताब में लिखा है, उनकी कौन सी किताब से लिखित है। 4 किताबों के नाम है उनके, यथासंभव किताब से, अग्निसंभवा से, भारत एक खोज से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। इसका दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट इसका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कहां गए भाई पेन बाबू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है, शरद जोशी का जन्म किस शहर में हुआ था। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया था। 4 ऑप्शन है, इंदौर में, उज्जैन में, सागर में या जबलपुर में। जल्दी से बताइए। ये तो पता है आप लोगों की कि एमपी में, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो मध्य प्रदेश के कौन से शहर में हुआ था, इंदौर, उज्जैन, सागर या जबलपुर। थोड़ा बहुत तो ध्यान रखें आप लोग, है ना। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है, क्योंकि यार सब कुछ ना बहुत बेहतर तरीके से मैंने पढ़ाया था, लगभग 30-35 मिनट मैंने आप लोगों को सेशन में दिया था, जिसमें कि मैं कोशिश ये करता हूं कोई सा भी टॉपिक लेकर आता हूं ना, तो मैं ये नहीं देखता कि यार किस तरह पढ़ाना चाहिए, क्या है क्या, वो सब नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मैं चाहे यार सब्जेक्ट कोई सा भी हो, टॉपिक कोई सा भी हो, मैं टॉपिक के अनुसार आपको क्लास देने का प्रयास करता हूं, ताकि वो एक ही बार में आपके जहन में बैठ जाए और आपको फिर दोबारा ना कोई पढ़ना पड़े, ना कुछ भी ना करना पड़े, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपके उसके बारे में होना चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको विस्तार देने का प्रयास करता हूं। अगर आप लोगों की तरह मैं भी ये सोच करके अगर इसको इग्नोर करने लगूंगा कि यार फाउंडेशन कोर्स है, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे हो जाएंगे पास, तो है ना, फिर तो काम हो गया आप लोगों का। पढ़ाने आया हूं तो मैं आपको पढ़ा कर जाऊंगा, लेकिन यार अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मेरे अनुसार भी पढ़ लें, वो फिर अंतिम रूप से बाद में देखना कि आपके सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से हुई है, कितनी बेहतर तरीके से हुई है। सिर्फ लेक्चर देखकर ही आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कई सारी किताबों को पढ़ने की, कि अलग अलग किताबें की यहां से तैयारी नहीं हो रही है। पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम देने जाओगे ना। इसलिए जैसे बता रहा हूं ना, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि यार पहले इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर ज्यादा फोकस मत कीजिए। क्वेश्चन आंसर तो आपके बनने ही बनने, ये तो आप लोगों के लिए डिमांड पर लेकर आ रहा हूं मैं, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद जोशी ने इंदौर के किस प्रतिष्ठित महाविद्यालय से, मतलब इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से किया। शरद जोशी जी ने इंदौर के कौन से कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन अर्थात की स्नातक किया था। इंदौर
क्रिश्चियन कॉलेज से या होलकर कॉलेज से या गुजराती कॉलेज से या अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज से? जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इंदौर के होलकर कॉलेज से जो शरद जोशी जी ने जो है अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी, अर्थात कि अपना ग्रेजुएशन किया था। शरद जोशी द्वारा लिखे गए टेलीविजन धारावाहिक निम्न में से कौन सा? टेलीविजन धारावाहिक का मतलब समझ रहे ना, टीवियों पे जो धारावाहिक सीरियल आते हैं ना, सीरियल जो आते हैं जिसमें से आप में से बहुत से लोग उन सीरियलों को देखते होंगे, उनमें से पूछा गया है कि शरद जोशी के द्वारा टेलीविजन जो धारावाहिक लिखे गए हैं उनमें से कौन कौन से हैं, शरद जोशी द्वारा कौन कौन से हैं? तो दाने अनार के 1, लापतागंज 2, विक्रम और वेताल, और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो शरद जोशी जी के द्वारा जो धारावाहिक अर्थात जो सीरियल लिखे गए ना टीवी पे जो चलते हैं, ये तीनों ही सीरियल इनके द्वारा ही लिखे गए थे। विक्रम बेताल तो नाम सुना ही होगा ना, लापतागंज, आई थिंक ये बेसिकली अगर आपको सीरियलों में अगर इंटरेस्ट होगा, अगर आप टीवी देखते हैं, सीरियल में अगर देखते होंगे, तो बेसिकली आपको इन तीनों के बारे में बेहतर तरीके से पता होगा। लेकिन अगर सीरियल नहीं भी देखते हैं, टीवी नहीं भी देखते हैं, तब भी विक्रम बेताल जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध सीरियल है, धारावाहिक है, तो इसको नहीं देखा होगा तो नाम तो 100% सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन इसका द करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेंगे, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, शरद जोशी के व्यंग में की खेती पर नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े लग जाने का वर्णन किया गया है। मतलब ये कि शरद जोशी जी ने जो व्यंग प्रस्तुत किया है, उस व्यंग में किसकी खेती पर, किसकी खेती में नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े लग जाने का वर्णन किया है। कौन सा, किसकी खेती? चने की खेती थी, गेहूं की थी, ज्वार की थी, या कपास या मक्के की थी? जल्दी से बताइए, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, चने की खेती, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत व्यंग निबंध में इल्लियों को किसकी पुत्री बताया गया है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया था, शायद इसमें 3 बार रिपीट होगा ये प्रश्न। तो व्यंग में इल्लियों को किसकी पुत्री बताया गया है? इला की पुत्री, ठीक है ना, इला की पुत्री। चलिए अगला प्रश्न है, शरद जोशी की पत्नी का नाम क्या था? शरद जोशी जी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए शबाना, इरफान सिद्दीकी, शाहीन या मुमताज? जल्दी से बताइए। शरद जोशी जी की पत्नी का नाम था दोस्तों इरफाना सिद्दीकी, इरफाना सिद्दीकी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, शरद जोशी की प्रमुख रचनाएं, शरद जोशी जी की प्रमुख रचनाएं, सरकार का जादू, दूसरा दूतावासों में चक्कर, तिलिस्म, या उपरोक्त सभी? इनकी रचनाएं उपरोक्त सभी, सरकार का जादू, दूतावास में चक्कर, तिलिस्म, इस प्रकार की कई ढेरों रचनाएं इनके द्वारा लिखित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, शरद जोशी जी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 5 सितंबर 1991 में हुई थी, 10 दिसंबर 1995, 11 मई 1980, 15 जून 1985। दोस्तों बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने इनका जीवन परिचय आप लोगों को रटाया था, इससे जस्ट पहले वाले सेशन में बहुत बेहतर तरीके से समझाया था, याद होना चाहिए यार, है ना। जल्दी से क्लियर है, कुछ भी जरूरत तो नहीं ना बताने की, पहले बता चुका था मैं आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न है, जीप पर सवार इल्लियां व्यंग पाठ के लेखक है। जीप पर सवार इल्लियां व्यंग पाठ के लेखक कौन है? ठीक है ना, कुछ जरूरत बताने की नहीं होगी। इल्ली को किसकी पुत्री बताया गया था? थोड़ा सा घुमा क्या सकता है, इला इला तो आपने बहुत पढ़ लिया, इला इला है ना, इलू इलू नहीं बोल रहा हूं मैं, इला इला बोल रहा हूं। तो यहां पर डायरेक्टली से एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि इल्ली को किसकी पुत्री बताया गया था? इला के स्थान पर वो पृथ्वी भी रख सकता है, जैसे कि ऑप्शन ए में क्या रखा, पृथ्वी की पुत्रियां, तो इला का अर्थ क्या था? पृथ्वी, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी की पुत्री। चलिए नेक्स्ट है, एकाध मित्र कैसा होना चाहिए? एकाध मित्र कैसा होना चाहिए मतलब कि हमारा मित्र कैसा होना चाहिए? बड़ा अफसर होना चाहिए, बड़ा किसान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, या कलाकार होना चाहिए? बताइए एक कैसा फ्रेंड होना चाहिए आपके पास, या हम सभी के पास में अगर हमारे कोई फ्रेंड हो तो कैसे होना चाहिए? बड़ा अफसर होना चाहिए, है ना, मैक्सिमम लोगों की डिमांड होती है। बड़ा किसान हो ताकि धन धन मिलता रहे, है ना। बुद्धिमान हो या कलाकार हो? संभवतः बुद्धिमान होना चाहिए, है ना। अब अपने फ्रेंड सर्कल में देखिए कि आपके साथ जो फ्रेंड आपसे चिपके हुए हैं बुद्धिमान है या नहीं है, या लेखक के बुद्धिमान दोस्त की ही तरह है ना, जो पृथ्वी को इला बता रहे थे। ध्यान दीजिएगा, इसलिए ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, बुद्धिमान। चलिए अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कविता अफसर को याद थी? अफसर को याद थी, जो अफसर खेत का मुआयना करने गए थे उनको
कौन सी कविता मैथिली शरण गुप्त की याद थी? नगर जीवन पर लिखी गई कविता याद थी, या ग्राम जीवन पर लिखी गई, या ऋतु परिवर्तन पर लिखी गई, या फिर खेती के महत्व पर लिखी गई? इसमें से दोस्तों ऑप्शन आपका बी करेक्ट होना चाहिए। गांव ग्रामीण जीवन पर जो कविता लिखी गई थी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, वो कविता इनको याद रहती है। अगर आप भी कहानी पूरी अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो संभवतः आपको एक एक बातें इसकी याद रहेगी और पढ़ने में मजा भी आता है ना। चलिए, किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा जब बड़े अफसर पहुंचे, बड़े अफसर, छोटा अफसर और जो है लेखक, जब ये पहुंचते हैं खेत का मुआयना करने के लिए, जब बड़े अफसर खड़े हो जाते हैं और छोटे अफसर किसान को डांटते हैं, चिल्लाते हैं, है ना, क्योंकि जो अफसर लोग होते हैं ना, वो खेत में, चने के खेत में जो कीड़े पड़े थे, जो इल्लियां लगी थी ना चने के पेड़ों पौधों में, उन इल्लियों का रीजन या कहें कि जिम्मेदार किसान को मान रहे थे कि आपके कारण इन पेड़ों में इल्लियां लगी है। तो ये बात, इस बात से किसान डर गया था। किसान को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अभी अफसर लोग जो मुआयना करा है खेत का, और जहां पर इन्होंने इल्लियां देखी है, अब संभवतः ये मुझे दंड देंगे। तो किस बात का भय था इस किसान को? खेत उजड़ जाने का भय था इल्लियों के कारण, या फिर अफसर की डांट खाने का भय था? भाई डांट तो खा चुका था, अब काय का भय था? या फिर जुर्माना भरे जाने का, कि जुर्माना लगा देंगे किसान पर, या फिर खेत जब्त हो जाने का? तो उस किसान को जो डर रहा था, कांप रहा था, सहमा हुआ सा था, उसे डर था खेत जब्त होने का। किसान को लग रहा था कि कहीं मेरे खेत जब्त ना हो जाए, खेत में चने के पौधे में इल्ली लगने के कारण कहीं मेरे खेत जब्त ना कर ले अफसर। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्न की अधिष्ठात्री, अन्न की अधिष्ठात्री देवी। अधिष्ठात्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? अन्न देने वाली, अन्न देने वाली, है ना, अन्न देने वाली, अन्न देने वाली देवी। तो अन्न की अधिष्ठात्री देवी, इसका अर्थ होता है अन्न देने वाली देवी, अन्न उत्पन्न करने वाली देवी। किसे कहा गया था? इला को कहा गया था, इल्ली को, नष्ठात्री देवी को, या कृषि विभाग की गोष्ठी को? तो इसका ऑप्शन तो करेक्ट होगा इला को, क्योंकि इला का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी ही अन्न को उत्पन्न करती है। ठीक है ना, तो पृथ्वी को ही क्या कहा गया था? अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया था। एक शब्द यहां इस्तेमाल हो दोस्तों, नष्ठात्री देवी। तो नष्ठात्री देवी किसको कहा गया था? इल्ली को कहा गया था। किसको? इल्ली को कहा गया था। नष्ठात्री देवी मतलब जो अन्न को नष्ट कर दे, है ना, तो इल्ली को कहा गया था, क्योंकि इल्ली को ही इला की पुत्री कहा था। इला मतलब पृथ्वी की, तो इल्ली जो है पृथ्वी की पुत्री है, जो अपनी मां की कमाई खा रही है, तुम्हारे काका, है ना, समझ रहे ना आपको? तो यहां पर इल्ली को नष्ठात्री, अन्न की नष्ठात्री देवी, अन्न को नष्ट करने वाली, अन्न को खाने वाली, और इला को जो है अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया था लेखक के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहां सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है, ये वाक्य किसने कहा था? कंफ्यूज मत होइएगा। किसान ने कहा था, छोटे अफसर ने कहा था, बड़े अफसर ने कहा था, या लेखक ने कहा था? जल्दी से बताइए। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये तो लेखक ने ही कहा था, है ना। लेखक ने नहीं कहा था मेरे दोस्त, एक बार चेक कर लेना अच्छे से। बड़े अफसर ने कहा था। कंप्लीट मुआयना करने के बाद में बड़े अफसर ने कहा कि ये जो खेतों वाला जीवन है ना, बड़ा ही शांति प्रिय जीवन है, और शांति और सुख देने वाला जीवन है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये कहा था बड़े अफसर ने। इसलिए ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ में दोस्तों 21 क्वेश्चन हमने इस यूनिट में जो है स्टडी की है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब दो पार्ट देखने को नहीं मिलेंगे आप लोगों को। अब कंप्लीट एक टॉपिक पर एक ही पार्ट आएगा, अलग से क्वेश्चन आंसर का नहीं आएगा, बल्कि पहले हम कहानी को डिस्कस करेंगे, जो भी कहानी होगी समझेंगे बेहतर तरीके से। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपको उस कहानी पर दूंगा। उसके तुरंत बाद में ही दोस्तों उसी सेशन में हम उसके एमसीक्यू फॉर्मेट वाले प्रश्नोत्तर पर भी डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से हम प्रत्येक टॉपिक को एक ही लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करते जाएंगे। अगला जो लेक्चर होगा हमारा, अगला जो सेशन आएगा वो यूनिट 2 पर आएगा, जिसमें हम भारतीय भाषाओं, जिसका पहला टॉपिक है भारतीय भाषाओं में राम, है ना, जिसमें संभवतः हम रामचरितमानस की पूरे विस्तार, मतलब कि जितना संभव है आपके पाठ के अकॉर्डिंग उतनी हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं अगले सेशन में। तो दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा कि अगला सेशन किसी भी प्रकार से छोड़िएगा मत। अगर ये लिंक टूटी, ज्यादा लेंदी नहीं है, मुश्किल से मैंने बताया था आप लोगों को कि 15 लेक्चर, मैक्सिमम 15 या 20 लेक्चर के अंदर अंदर जो है ये पूरी जो सीरीज है आपकी हिंदी संस्कृति वाली, हिंदी संस्कृति वाली, ये कंप्लीट हो जाएगी।
छोड़िए, मिस किसी को भी मत कीजिएगा। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके सेशन लाने के लिए तैयार हूं तो आपको करना क्या है यार, आधे घंटा सेशन देखना ही तो है ना, देखना ही है, अपने जीवन का आधा घंटा ही देना है। मुझे तो एक आधे घंटे का आपको सेशन प्रोवाइड करने के लिए कम से कम 6 घंटे पर्दे के पीछे संघर्ष करना होता है यार। ये सब तैयारी करनी होती है, काफी समय लगता है। तो मैं इतना समय देकर के आपको लिए आधे घंटे का सेशन लेकर आ सकता हूं, तो आपको आधा घंटा देकर के देखना ही तो है, और उसी चीज का आपको एग्जाम भी देना है आगे चल करके। चलिए, सेकंड यूनिट अर्थात कि फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट पर नेक्स्ट डे से हम चर्चा करेंगे भारतीय भाषाओं में राम वाले टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, चलिए जो नए स्टूडेंट हैं वो अच्छे से एक बार जान ले, समझ ले कि हमारे द्वारा बीए के सभी सेशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, विद नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जिन दोस्तों को ये समस्या है कि सर सेशन आपके मिल नहीं रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं वो हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो मेरे दोस्तों उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। और प्लेलिस्ट में कैसे जाते हैं अगर आपको नहीं पता है तो उसका भी मेरे पास तरीका है, मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूं। उससे पहले एक बात सुन लीजिए। अगर आपको देखिए, बेसिकली तो हमारे सभी जो भी हम लेक्चर लेकर आते हैं उस लेक्चर की क्लास नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाती है, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट नोट्स, पूरे सब्जेक्ट की नोट्स जितना हमने पढ़ाया है उतनी पूरी नोट्स एक ही बार में चाहिए, एक ही स्थान पर चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए आपको यहां आना पड़ेगा। कहां पर आना पड़ेगा? यहां आना पड़ेगा। ये टेलीग्राम जो ग्रुप है दोस्तों, ये टेलीग्राम ग्रुप विशेष रूप से इसीलिए बनाया गया है ताकि आप प्रॉपर रूप से लेक्चर ले सके, प्रॉपर तरीके से आप नोट्स को प्राप्त कर सके। उसी के लिए टेलीग्राम पर ये ग्रुप बना दिया गया है। इसे टेलीग्राम को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके जैसे व्हाट्सएप पर आपकी एंट्री होती है ना, उसी प्रकार से टेलीग्राम पर भी आपकी एक अकाउंट बनता है, जैसे व्हाट्सएप पर बनता है। क्लियर है? उसी प्रकार से एक अकाउंट बनेगा आपका, और फिर वहां पर सर्च करेंगे लोधा जी क्लासेस, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। और जिनको सर्च नहीं करना, इतनी झंझट में नहीं चढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, फट से टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम होगा तो आपको डायरेक्ट हमारे ग्रुप पर ले जाएगा, और नहीं होगा तो पहले आपको टेलीग्राम डाउनलोड करने को बोला जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, सीधे आप हमारे ग्रुप में पहुंच जाएंगे, जहां से आप आसानी से हमारे प्रत्येक लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी सेशन हुए हैं उनकी लिंक एक ही स्थान पर ले सकते हैं, सभी नोट्स की लिंक भी आप एक ही स्थान पर ले सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। हाँ, जानते जाइएगा, जो नए स्टूडेंट हैं, मैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे आपको यह समझने को मिलेगा कि आप जो है हमारे सभी सेशन तक अपनी पहुंच कैसे बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। क्या आपको भी सभी सेशन हमारे सर्च करने में समस्या आ रही है? क्या आपको भी प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल पा रही है? सभी आपके सब्जेक्ट के सभी टॉपिक नहीं मिल पा रहे हैं? तो दोस्तों आइए मैं बताता हूं कि आपको प्लेलिस्ट में सर्च करके किस प्रकार से आप हमारे सभी सेशन आसानी से देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अभी मोबाइल पर ही सेशन देखते हैं, तो इस कारण से मैं मोबाइल की स्क्रीन का सपोर्ट लेकर के मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं पूरा, है ना, कि किस प्रकार से जो है हमारे सेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आप ये मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर ये सेशन जो चल रहा है, जैसा आप अभी अपने मोबाइल पर देख पा रहे हैं, इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ लोधा जी क्लासेस को सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो इसी सब्सक्राइब पर दोस्तों वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब को क्लिक करना है सबसे पहले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। क्लियर है? इसके तुरंत बाद में आपको जो लोधा जी क्लासेस लिखा हुआ दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करना है, लोधा जी क्लासेस पर क्लिक करना है ना, सब्सक्राइब पर क्लिक नहीं बल्कि लोधा जी क्लासेस पर क्लिक करना। जैसे ही लोधा जी क्लासेस पर क्लिक करेंगे आप, अर्थात कोचिंग के नाम पर क्लिक करेंगे, तो वहां ऊपर आपको ये लाइन दिख रही है दोस्तों, इस लाइन में आपको देखिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का बटन दिख जाएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं, आपके सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट आपके सामने आ चुके हैं। इसमें से जो सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, चूंकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में लिख दिया गया है बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे मान लेते हैं कि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आप एक्चुअल फर्स्ट, तो फर्स्ट ईयर में राजनीतिक सिद्धांत वाला सब्जेक्ट, इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करते देख पा रहे हैं आपकी सभी सेशन, सभी लेक्चर क्रम से खुलकर आपके सामने आ चुके, बीए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, ठीक है ना। नोट्स भी आप आसानी से, जो सेशन आप अभी देख रहे हैं उसी की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप लोग, डिस्क्रिप्शन यहां से ओपन होती है, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है। यहां पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन खुलकर आपके सामने आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन खुल के आपके सामने आ चुकी है। यहां पर फुल डिस्क्रिप्शन नहीं खुलती है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये मोर लिखा हुआ है दोस्तों, इस मोर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने मोर पे क्लिक किया, वैसे ही आपको फुल जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपके सामने आ जाती है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप आसानी से सभी लिंक हमारी देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ नोट्स हियर, यहाँ पर क्लिक करके आसानी से